अस्सलाम वालेकुम जी, ये चौथा लेक्चर है। सबसे पहले तो हम थोड़ा समराइज कर लें अपने तीसरे लेक्चर को। तो पिछले लेक्चर में हमने डेफिनेशंस ही सारी की थी, कोई हमने मैथमेटिकल पार्ट नहीं किया था, सारी की सारी थ्योरी को हमने देखा था और उसमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस हमने की थी। बेसिक डेफिनेशंस किस किस की थी उसके अंदर सबसे पहले तो हमने डायनामिकल सिस्टम डिस्कस किया कि जी सिस्टम ऑफ पार्टिकल को हम डायनामिकल सिस्टम कहते हैं। उसके बाद फिर हमने बात की कि जी डायनामिकल सिस्टम है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी कोई ना कोई होगी। कॉन्फ़िगरेशन है तो यानी हर पार्टिकल की कोई ना कोई पोजीशन होगी, जिस पोजीशन से वो रह रहा है उसको हम कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। फिर हमने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की बात की कि अच्छा जी कॉन्फ़िगरेशन है तो अब इस कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए। अब जितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स चाहिए हमें, जितने मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स टू एक्सप्रेस द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल जो हमें मिलते हैं उस कॉन्फ़िगरेशन में, उनको हम कहते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। और क्योंकि ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट जो हैं ये इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये जी सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम है। एक पार्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, वो उसके नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम की जहाँ हमने बात की वो हमने कहा कि अच्छा मोशन जो है मोमेंट ऑफ द पार्टिकल उसको तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम से एक्सप्रेस कर देते हैं। तो अब इस मोमेंट को रोकने के लिए भी कुछ हमारे पास कोई फोर्स होगी, कोई चीज़ होगी या नहीं, या इसको रिस्ट्रिक्ट भी तो कोई चीज़ करती है। ऐसी चीज़ों को हमने कंस्ट्रेंट्स का नाम दिया कि कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, कंस्ट्रेंट्स की इक्वेशंस क्या हैं, कि वो इक्वेशंस हैं कि जो हमारी मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल को एक डायनामिकल सिस्टम में रिस्ट्रिक्ट करेंगे। अच्छा जी कंस्ट्रेंट्स हैं तो ज़ाहिर कंस्ट्रेंट्स के लिहाज से डायनामिकल सिस्टम को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। डायनामिकल सिस्टम की क्लासिफिकेशन में हमने दो टाइप्स पढ़ ली कि एक तो हॉलोनोमिक हो सकता है डायनामिकल सिस्टम, दूसरा ये हो सकता है कि डायनामिकल सिस्टम नॉन हॉलोनोमिक हो। हॉलोनोमिक डायनामिकल सिस्टम क्या होता है कि जी आपके पास जितने भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें से किसी एक को आप उसके अंदर थोड़ी सी चेंज लेके आए, ज़्यादा नहीं, जस्ट थोड़ी सी चेंज लेके आए तो उससे बाकी कोऑर्डिनेट्स के ऊपर कोई ख़ास फ़र्क ना पड़े। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं कि ये जी हॉलोनोमिकल डायनामिकल सिस्टम है, हॉलोनोमिक डायनामिकल सिस्टम है। अगर एक कोऑर्डिनेट के अंदर एक थोड़ी सी चेंज लाने से बाकी सब कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो चेंज आए उस पे बाकी सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स जो हैं उन में से किसी एक पे भी फर्क पड़ रहा हो तो हम कहते हैं कि ऐसा डायनामिकल सिस्टम जो है वो नॉन हॉलोनोमिक डायनामिकल सिस्टम है। फिर ये कंस्ट्रेंट्स हैं तो कंस्ट्रेंट्स के साथ फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट्स भी होंगी। अगर एक डायनामिकल सिस्टम की मूवमेंट में कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई हो रहा है, कोई रुकावट है, तो रुकावट के लिए कोई फोर्स भी होगी जो कंस्ट्रेंट अप्लाई कर रही है। फॉर एग्जाम्पल जब हम अर्थ पे मूव करते हैं, हम ज़मीन पे चलते हैं, तो हमारे पास कंस्ट्रेंट क्या है कि जो ग्रेविटी है इसने हमें रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि हम सरफेस ऑफ अर्थ पे ही चढ़ना है, हम उड़ नहीं सकते। तो ये जो फोर्स है, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट है। ठीक है, ग्रेविटी हमारे लिए एक कंस्ट्रेंट है। और ज़मीन से आप ऊपर एक बॉल फेंकें तो बॉल जो है वो जब नीचे आएगा, अगर आप कहें कि जी बॉल के ऊपर सवाए ग्रेविटी के और कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है, ग्रेविटी तो फोर्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है ना, उसकी मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर रही है, तो बॉल को आप फेंकें तो बॉल ज़मीन पे आएगा, ज़मीन पे आएगा, स्ट्रेट आएगा। और क्योंकि हमने बाकी सारी की सारी फोर्सेस को कंडेम किया हुआ है, कोई एयर नहीं है, वैक्यूम है और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंस्ट्रेंट फोर्स है, उसकी वजह से बॉल नीचे आएगा तो उसकी एक्सेलरेशन जो होगी वो 9.8 मीटर पर सेकेंड होगी। तो वो हमारे पास ये फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट हमें मिलेगी। अच्छा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी ग्रेविटेशन जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और ये न्यूटोनियन लॉ के अकॉर्डिंगली ज़मीन की ग्रेविटी है। कंस्ट्रेंट का भी हमें पता चल गया कि ये जो कंस्ट्रेंट है बॉल के ऊपर के, बॉल अब सीधा ही नीचे आएगा, इधर उधर कहीं नहीं जा सकता। क्यों? इसलिए कि ग्रेविटी जो है वो बॉल को सीधा नीचे की तरफ खींच रही है, बॉल ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। अगर आप इसको बॉल की फ्री फॉल को ले रहे हैं, मैं फ्री फॉल के अलावा किसी और मोशन की बात नहीं करी। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमने कंस्ट्रेंट जब देखे तो कंस्ट्रेंट्स की क्लासिफिकेशन भी देख ली। क्लासिफिकेशन कैसे देखी? कंस्ट्रेंट या तो हॉलोनोमिक हो सकते हैं या नॉन हॉलोनोमिक हो सकते हैं। हॉलोनोमिक कंस्ट्रेंट क्या है कि जिसमें फंक्शन ऑफ टाइम एंड अदर जो इन कोऑर्डिनेट्स हैं वो इक्वल टू 0 हो जाए।
टाइम और दूसरे जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है इक्वल टू 0 हो जाए तो हम कहते हैं कि जी होलोनोमिक कंस्ट्रेंट है। अगर वो लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 या कोई और इक्वेशन आ रही हो, नॉट इक्वल टू 0 वाली फॉर्म आ रही हो, तो हम कहते हैं ये नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट है। उसके बाद हमने रियोनोमिक और स्क्लेरोनोमिक कंस्ट्रेंट्स की बात की कि रियोनोमिक कंस्ट्रेंट कौन से हैं जो टाइम डिपेंडेंट हैं और स्क्लेरोनोमिक कंस्ट्रेंट कौन से हैं जो टाइम इंडिपेंडेंट कंस्ट्रेंट्स हैं। अब हम थोड़ा सा आगे आएंगे, एक और डेफिनेशन देखेंगे वर्चुअल वर्क और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, इनकी तरफ हम आएंगे। सबसे पहले हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की तरफ आते हैं। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के मुतालिक आप जब अपनी पहले बुक्स में पढ़ चुके हैं, वो क्या है कि छोटी सी डिस्प्लेसमेंट होती है, उसको हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और है कि पहले मैं यहाँ से डेफिनेशन आपको पढ़ के बता दूं, उसके बाद फिर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल p proportional to its possible velocity at a point is called its virtual displacement at the point। अब एक पार्टिकल है p, उसकी पॉसिबल वेलोसिटी क्या हो सकती है? उसके प्रोपोर्शनल एक डिस्प्लेसमेंट आपको मिले किसी पॉइंट पे, तो उसको हम कहते हैं कि ये इसकी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? पॉसिबल वेलोसिटी के अलोंग होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा? वो तो कुछ भी हो सकता है, एक आर्बिट्रेरी सा मैग्नीट्यूड है, कोई भी मैग्नीट्यूड उसका हो सकता है, बहुत थोड़ी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक गाड़ी मूव कर रही है, उसकी गाड़ी को नहीं, वैसे एक पार्टिकल मूव कर रहा है 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये मैं पार्टिकल ले रही हूँ p, ये मूव कर रहा है और मैं कहती हूँ ये इस रुख पे मूव कर रहा है, ये इसकी वेलोसिटी है 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ये मूव कर रहा है। अब ये इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी डायरेक्शन मैंने आपको दिखा दी। अब जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगी वो अलोंग द वेलोसिटी होगी, लेकिन ये हो सकता है कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट 0.1 मीटर हो, ठीक है। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट 0.01 मीटर्स हो, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट 1 फुट भी हो सकती है, इससे भी थोड़ी हो सकती है। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है क्या? छोटी सी डिस्प्लेसमेंट, बहुत थोड़ा सा फर्क आता है, तो उसको हम कहते हैं ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। और डायरेक्शन क्या होगी डिस्प्लेसमेंट की? अलोंग द पॉसिबल वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड क्या होगा? वो आर्बिट्रेरी है। एग्जांपल लेने, कंसिडर ए फ्री पार्टिकल p। हम एक फ्री पार्टिकल p चूज कर रहे हैं। क्यों चूज कर रहे हैं? फ्री पार्टिकल का क्या मतलब है? फ्री पार्टिकल का मतलब है इसके ऊपर हमने कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं किया, कोई इधर उधर की चीजें नहीं अप्लाई की, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये मूव कर रहा है एक हॉलो ऑफ बाउल में। एक बाउल है, क्या मैं नीचे बाउल बना रही, ये बाउल है, इसमें एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, और जाहिर है ये बाउल के अंदर मूव कर रहा है, हॉलो ऑफ ए बाउल में मूव कर रहा है, यानी बाउल के अंदर जो खाली जगह है इधर ये मूव कर रहा है, इस जगह पे, इस जगह पे। ये आप देख रहे हैं जो डॉट आपको नजर आ रहे हैं, ये पार्टिकल है, और ये बाउल के अंदर इधर इधर सारे मूव कर सकता है, लेकिन बाउल के अंदर ही अंदर मूव करेगा, और इसके ऊपर हमने कोई कंस्ट्रेंट नहीं अप्लाई किया हुआ, ये बिल्कुल फ्री है। वजह क्या है कि हमने इसको कंस्ट्रेंट फ्री क्यों लिया, बिल्कुल फ्री पार्टिकल क्यों लिया? क्योंकि फ्री पार्टिकल जो है वो आर्बिट्रेरी डिस्प्लेसमेंट उसके अंदर आ सकती है, जबकि अगर आप कंस्ट्रेंट लगा देंगे तो हो सकता है कि वो अपनी जगह से इधर उधर हरकत ही ना कर सके। कंस्ट्रेंट का क्या मतलब है? रिस्ट्रिक्शन आपने लगा दी उसकी मूवमेंट पे, तो ये भी हो सकता है, ये भी रिस्ट्रिक्शन लग सकती है कि आप सिर्फ एक ही लाइन के अलोंग मूव करो, आप उसके इधर उधर हो ही नहीं सकते। तो हमने इसलिए ये फ्री पार्टिकल लिया है कि अपने वेलोसिटी के लिहाज से इधर उधर हल्का फुल्का चेंज कर सकता है, अपनी डिस्प्लेसमेंट थोड़ी सी शो कर सकता है। हम कहते हैं ये जो पार्टिकल है यहाँ पे, इसको मैं ये प्रॉपर्ली बना रही हूँ, ये पार्टिकल p है, ठीक है जी। अब बाउल के अंदर ये क्योंकि मूव कर रहा है,
तो इसके कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे जो इसकी पोजीशन को मेंशन कर सकते हैं? फ्री पार्टिकल है, एक्स वाई जेड, 3 इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे जो इस पार्टिकल पी की मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसकी पोजीशन को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसकी मोशन को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। पार्टिकल पी है, पोजीशन इसकी 3 कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंडेंट है, एक्स वाई जेड। वजह क्या है? क्योंकि ये फ्री स्पेस है, फ्री पार्टिकल है, स्पेस में मूव कर रहा है। स्पेस हमारी एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंडेंट होती है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। इसके अंदर एक बाउल पड़ा है स्पेस के अंदर, और बाउल के अंदर, बाउल का जो हॉलो पार्ट है उसके अंदर पार्टिकल पी जो है वो मूव कर रहा है। हम कहते हैं कि जो बाउल है इसके इनर सरफेस की इक्वेशन जो है वो फाई एक्स वाई जेड इक्वल्स टू कांस्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि वो बाउल के अंदर मूव कर रहा है, बाउल के अंदरूनी सरफेस के अंदर मूव कर रहा है। तो इस अंदर वाले सरफेस की कोई ना कोई इक्वेशन भी होगी, और हम ये जनरल इक्वेशन अज्यूम कर रहे हैं कि फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू सी है। ये हमने एक जनरलाइज्ड इक्वेशन अज्यूम की है। जनरल बात हम इसलिए कर रहे हैं कि हम इसको बाद में फिर स्पेसिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर पार्टिकल इस सरफेस पे मूव कर रहा है तो कोऑर्डिनेट्स इस पार्टिकल के जो भी हैं एक्स वाई जेड, उनको इस इक्वेशन को फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू सी को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि पार्टिकल की मोशन इसके अंदर ही है, पार्टिकल की मोशन इसके अंदर है, तो पार्टिकल के जो भी हैं कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि पार्टिकल इस बाउल के, ये देखें ना, ये एक बाउल है, यहाँ पे आप देखें कि एक पार्टिकल इस बाउल के अंदर, ये बाउल है, इसके अंदर मूव कर रहा है। अगर पार्टिकल इस बाउल के अंदर मूव कर रहा है तो पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स जो हैं, इसका मतलब ये कि वो इस बाउल के अंदरूनी सरफेस की जो भी इक्वेशन होगी उसको सेटिस्फाई करेंगे, तभी वो इसके अंदर मूव कर रहा है। वो सिर्फ यही पोजीशन ले सकता है, इसके अलावा इस बाउल से बाहर की तो वो कोई पोजीशन नहीं ले सकता। तो पार्टिकल पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस इक्वेशन को फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू कांस्टेंट को सेटिस्फाई करेंगे। अब जी, अगर हम इसी इक्वेशन ऑफ द सरफेस फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू सी को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू, हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द बाउल क्या है? फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू सी। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी हम कहते हैं कि इसके अंदर टाइम के लिहाज से थोड़ा सा चेंज आया है। इनफैक्ट मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ? मैं ले रही हूँ डी फाई बाई डी टी। दोनों साइड्स पे मैं डिफरेंशिएशन अप्लाई करूंगी तो मेरे पास डी सी ओवर डी टी आएगा, क्योंकि सी कांस्टेंट है, तो मेरे पास डी फाई ओवर डी टी इक्वल टू 0 आएगा। अब ये डी फाई ओवर डी टी को मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगी? आपने वेक्टर कैलकुलस में पढ़ा हुआ है कि अगर y 3 कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट फंक्शन है तो फाई के अंदर चेंज कैसे आप ले सकते हो? फाई तो एक्स वाई जेड डिपेंडेंट है ना, टी डिपेंडेंट तो नहीं है। लेकिन आपका x कोऑर्डिनेट जो है वो t डिपेंडेंट है, आपका जो y कोऑर्डिनेट है वो t डिपेंडेंट है, आपका z कोऑर्डिनेट जो है वो t डिपेंडेंट है। तो डी फाई बाई डी टी लेने का क्या मतलब है कि फाई की एक, अभी 1 मिनट में आपको ना यहाँ ये थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ कि ये आपके पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। इस लिहाज से मैं एक एग्जांपल देती होती हूँ कि फाई की बजाय आप कर लें, अभी फॉर द टाइमिंग समझने के लिए सिर्फ, कि फाई की बजाय आप ऐसे करें कि आप कहें कि कमरा है, अगर कमरे की एक नुक्कर है, जैसे यही मैं नुक्कर ले लेती हूँ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, यहाँ पे ये ओरिजिन है, ये कमरे की नुक्कर है, 0 0 0 पे ले लेती हूँ, ये सिर्फ समझने के लिए। यहाँ पे मैं एक हीटर लगा देती हूँ। अब ये जो मेरी हीट है ये एक फंक्शन है और हीट एक्स वाई जेड डिपेंडेंट फंक्शन है। मैं ऐसे करती हूँ कि हीटर लगा के चली जाती हूँ और तकरीबन आधे घंटे बाद में आती हूँ वापस कमरे में, हीटर ऑन करके मैं चली गई थी, आधे घंटे बाद में वापस आई। तो अगर मैं देखती हूँ कि जी यहाँ हीटर के अगर मैं पास खड़ी होती हूँ, लेट अस से कि मैं यहाँ पे खड़ी हो जाती हूँ, तो मुझे ज़्यादा गर्मी महसूस होगी। मैं एक्स एक्सिस के अलोंग चलती जाती हूँ और हीटर से कुछ दूर जाके यहाँ पे खड़ी हो जाती हूँ एक्स एक्सिस पे। तो जो मैं एक्स एक्सिस पे हीटर से दूर गई, हीट कम हो गई, ठीक है ना।
इसी तरह वाई एक्सिस पे जूं मैं हीटर के करीब आती जाऊंगी हीट ज़्यादा होती जाएगी, मुझे ज़्यादा गर्मी महसूस होगी, और वाई एक्सिस पे हीटर से दूर जाती जाऊंगी तो गर्मी कम महसूस होती जाएगी। इसी तरह जेड एक्सिस पे मैं हीटर के करीब होंगी तो हीटर की गर्मी मुझे ज़्यादा महसूस होगी, जूं मैं हीटर से दूर जाती जाऊंगी मुझे गर्माइश कम महसूस होगी। तो हीट जो है वो एक्स वाई जेड तीनों पे डिपेंड कर रही है। अगर मैं इस एक्स वाई प्लेन के अंदर कहीं भी खड़ी हो जाऊँ, हीटर के जूं नज़दीक आऊंगी, प्रोपोर्शनली मुझे हीट ज़्यादा महसूस होगी, हीटर से दूर जाते हुए हीट कम महसूस होगी। अब जो चेंज इन हीट आ रहा है वो कैसा आ रहा है? एच मेरे पास फंक्शन है एक्स वाई जेड का, ये मैंने देखा है कि अगर मैं जी प्लेन पे खड़ी होंगी, हीटर के करीब खड़ी होंगी, जूं हीटर के पास जाती जाऊंगी हीट ज़्यादा होती जाएगी, हीटर से दूर जाती जाऊंगी हीट कम होती जाएगी। अब एच जो है हीट फंक्शन, ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट है। अब देखा जाए तो चेंज इन एच कैसे आएगा? जाहिर है एक्स एक्सिस पे जब मैं चेंज करूंगी अपनी पोजीशन को तब भी चेंज इन हीट आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं टोटल चेंज हीट में लेना चाहूँ तो कैसे होगा कि एक्स एक्सिस के अलोंग, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टोटल चेंज इन हीट, वो कैसे होगा कि जी अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग जाऊंगी तो एक्स के लिहाज से हीट चेंज हो जाएगी, चेंज इन एच विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं कि एक्स का एच के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया। ये क्या है? चेंज इन हीट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, उसको मैं टोटल चेंज जो भी एक्स के अंदर आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करूंगी। अब मेरी हीट तो इस लिहाज से भी चेंज हो रही है कि मैं वाई एक्सिस के अलोंग मूव करूं, वाई के लिहाज से भी चेंज हो रही है, तो चेंज इन हीट पार्शियल एच ओवर पार्शियल वाई, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल जितना भी चेंज वाई में आया। और फिर मेरा ये जो हीट फंक्शन है ये जेड के लिहाज से भी चेंज हो रहा है, तो पार्शियल एच बाय पार्शियल जेड क्या शो कर रहा है कि जी जेड के ऊपर जो चेंज आ रहा है हीट में, जेड को मैं 1 स्टेप ऊपर गई तो कुछ चेंज आया, 2 स्टेप्स ऊपर गई तो और चेंज आ गया, 3 स्टेप्स ऊपर जाऊंगी और चेंज आ जाएगा। तो पार्शियल एच बाय पार्शियल जेड कितना आ रहा है और उसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ डी जेड से। तो ये था कि जी एक फंक्शन हीट फंक्शन जो एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंडेंट है, उसके अंदर टोटल चेंज कैसा आ रहा है। अब जाहिर है इस स्पेस के अंदर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर, इस स्पेस के अंदर अगर आप यहाँ पे भी खड़े हो जाओ, किसी एक पॉइंट पे खड़े हो जाओ, चाहे वो पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर हो, वाई एक्सिस से कितना दूर हो, जेड एक्सिस से कितना दूर हो, आप उस पॉइंट पे एक्स के अलोंग मूव करो, वाई के अलोंग मूव करो, जेड के अलोंग मूव करो, स्पेस के अंदर कहीं भी इधर से उधर मूव करो, हीट के अंदर चेंज आएगा। वो चेंज कैसे मेंशन होगा, उसके लिए मैंने कहा कि ये जो टोटल चेंज आ रहा है हीट में वो कैसे मैं डिटरमिन करूंगी। एक्स के लिहाज से जो भी हीट में चेंज आ रहा है उसको मल्टीप्लाई किया मैंने डी एक्स के साथ, चेंज इन एक्स के साथ। फिर मैंने देखा वाई के लिहाज से इस हीट में कितना डिफरेंस आ रहा है, उसको मैंने डी वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैंने देखा जेड के लिहाज से हीट में कितना चेंज आ रहा है जेड एक्सिस पे, उसको मैंने डी जेड से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मेरे पास आ गया हीट के अंदर टोटल जो भी चेंज आ गया। अगर मैं ये चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी टी लूँ तो पार्शियल एक्स एच बाय पार्शियल एक्स तो एज इट इज आएगा, डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, एक्स को एज ए कोऑर्डिनेट ऑफ टाइम लिए। पार्शियल एच बाय पार्शियल वाई ऐसे ही रहेगा, डी वाई बाय डी टी आ जाएगा, और इसी तरह पार्शियल एच बाय पार्शियल जेड ऐसे ही रहेगा, डी जेड ओवर डी टी आ जाएगा। अब मैं ये चेंज दे रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हीट के अंदर जो चेंज आ रहा है वो या तो एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है, या वाई एक्सिस के अलोंग, या जेड एक्सिस के अलोंग। क्यों? इसलिए कि एच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम। लेकिन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स जो है इनकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस निकल सकती हैं और इनके अंदर आप डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले सकते हैं। तो ये था जी टोटल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसी भी फंक्शन का हम ले सकते हैं जबकि फंक्शन जो है वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट हो। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स को यूजुअली हम स्पेस कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। स्पेस कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंडेंट एक फंक्शन है, उसका हम टाइम के अलोंग कैसे डेरिवेटिव ले सकते हैं। ये वैसे तो वेक्टर कैलकुलस में था, लेकिन ये रिवाइज कराने के लिए और स्पेशली इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको देने के लिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। हमने इक्वेशन ऑफ द सरफेस ली थी, डेट वाज फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू सी, और उसको हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी। अब क्योंकि सरफेस एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट है, जिसकी एग्जांपल मैं वो हीटर के तौर पे आपको दे चुकी हूँ और बहुत एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ,
तो इसका डिफरेंशिएशन इसकी हमने विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेनी है, डी फाई बाई डी टी लेना है, और डी फाई बाई डी टी इक्वल टू डी सी बाई डी टी हुआ, सी इज कॉन्स्टेंट इन टाइम, सो डी सी ओवर डी टी इज 0। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा डी फाई ओवर डी टी इक्वल टू 0। अब जी ये जो डी फाई बाई डी टी है, क्योंकि फाई आपका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट है, इसलिए ये बन गया पार्शियल फाई बाई पार्शियल एक्स डी एक्स बाई डी टी प्लस पार्शियल फाई बाई पार्शियल वाई डी वाई बाई डी टी प्लस पार्शियल फाई बाई पार्शियल जेड डी जेड बाई डी टी इक्वल टू 0। और इसको हम लिख सकते हैं डेल फाई डॉट v1 इक्वल टू 1, वेयर v1 इज द वेलोसिटी। वेलोसिटी का आपको पता ही है कि क्या होता है, वेलोसिटी चेंज इन पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है। हमारा पोजीशन वेक्टर मैं यहाँ पे रफ में करके बता रही हूँ, पोजीशन वेक्टर किसी भी पार्टिकल का क्या हो सकता है, r इज द पोजीशन वेक्टर। इसको हम एक पार्टिकल जो एक्स वाई जेड एक्सिस में हो, स्पेस में हो, उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, r इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, वेयर आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स with respect to x, y and z axis respectively। अब यहाँ से अगर हमने वेलोसिटी ढूंढनी हो तो वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डी आर बाई डी टी, ठीक है जी। और ये बनेगा डी एक्स बाई डी टी आई प्लस डी वाई ओवर डी टी जे प्लस डी जेड ओवर डी टी के। ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव आ गया विच इज नोन एज वेलोसिटी। अच्छा, एक तो हमारे पास ये आ गया, दूसरा हमारे पास था डेल फाई। ये डेल फाई कहाँ से आ गया, डेल फाई का हमें पता है डेल क्या है, ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है। जब ये फाई के ऊपर किसी स्केलर फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है तो डेल आपके पास आता है पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जेड के, यही था। आई जे के जो है वो वही यूनिट वेक्टर्स हैं। जब फाई पे अप्लाई हुए, स्केलर फंक्शन है फाई, इसके ऊपर अप्लाई होंगे तो पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल जेड के आ जाएगा। ये आपका डेल फाई। अब इसका और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लें तो आप देखेंगे कि बिल्कुल ये जो डिफरेंशिएटेड पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन है, इस इक्वेशन की जो भी लेफ्ट हैंड साइड है ये आ जाएगी। सो ये इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम डेल फाई लिख सकते हैं डॉट v1, वेलोसिटी का नाम ये हमने v1 दिया हुआ है, इक्वल टू 0। अच्छा, अब हमें ये पता है कि डेल फाई जो है ये नॉर्मल होता है सरफेस पे। ये आपने बैचलर्स में भी पढ़ा होगा कि अगर फाई जो है वो इक्वेशन ऑफ द सरफेस है, डेल फाई जो है वो आपको नॉर्मल वेक्टर देता है। और v1 जो है वो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है p की, और वेलोसिटी जो है वो अलोंग द सरफेस है। देखें ना, ये आपका बाउल था, इसके हॉलो में पार्टिकल है, पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी जो है अलोंग द टेंजेंट वेक्टर ही होगी। ये वेलोसिटी वेक्टर आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अच्छा जी, पार्टिकल की पोजीशन, अब पार्टिकल कभी इधर जा रहा है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, पार्टिकल की पोजीशन चेंज होगी। ये इसका वेलोसिटी वेक्टर है, इधर जा रहा है, और ये इधर जब पार्टिकल जाता है तो ये इसका वेलोसिटी वेक्टर आ गया। अब फाई जो है, ये जो इसका बाउल का हॉलो पार्ट है, इसकी इक्वेशन आपको फाई से डिटरमिन हो रही है। डेल फाई क्या होगा, नॉर्मल टू द हॉलो पार्ट, ये आपको डेल फाई बता रहा है। यहाँ पे ये होगा, इधर आएंगे तो ये है डेल फाई, ठीक है जी, ये आपका डेल फाई है। तो डेल फाई इंटू वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू 0 है। अब ये आपको ये बता रहा है कि अगर डेल फाई आपका नॉर्मल टू द सरफेस है तो वेलोसिटी वेक्टर जो है वो टेंजेंशियल टू द सरफेस है। टेंजेंट के अलोंग है, इस सरफेस का जो भी टेंजेंट बन रहा है उसके अलोंग आपका वेलोसिटी वेक्टर है, और ये इसकी पार्टिकल की पॉसिबल वेलोसिटी है। जो भी वेलोसिटी पॉसिबल है वो v1 है। अगर हम कंस्ट्रेंट को थोड़ा सा रिलैक्स करें, हम कहते हैं कि पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव कर सकता है,
क्योंकि हमने कोई ऐसा कंस्ट्रेंट तो नहीं लगाया कि पार्टिकल उस बाउल के अंदर ही उस सरफेस के बिल्कुल साथ साथ ही मूव करे। हमने तो कहा है कि ये फ्री पार्टिकल है। फ्री पार्टिकल का मतलब इसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। तो हम कहते हैं कि ये भी पॉसिबल है कि बाउल को थोड़ा और क्लियर बनाऊं। ये आपका बाउल है, इसके अंदर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। अब जब पार्टिकल मूव कर रहा है, जब यहाँ पे आता है, लेट अस से अगर पार्टिकल यहाँ पे है, ये सरफेस ऑफ द बाउल है, ये डेल फाई है, ये पार्टिकल क्योंकि इधर से इधर को जा रहा है तो वेलोसिटी वेक्टर जो भी है वो अलोंग द टेंजेंट है, v1 वेलोसिटी वेक्टर है। डेल फाई जो है, फाई आपका स्केलर था, डेल आपका वेक्टर था, डेल फाई वेक्टर है, वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस है। अब अगर मैं कहती हूँ कि ये पार्टिकल जी, पार्टिकल के ऊपर मैंने रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाई, ये भी हो सकता है ये थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर उठ जाए, और अगर ये ऊपर उठता है तो इसकी वेलोसिटी को मैं कहती हूँ कि ये वेलोसिटी जो है वो v2 है, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल वेलोसिटी है इसकी। अच्छा जी, इसके अलावा क्या हो सकता है? एक तो ये कि ये ऊपर की तरफ उठ जाए, दूसरा ये कि ये अंदर की तरफ चले जाए, वो पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए कि सरफेस ने उसको पार्टिकल को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ। पार्टिकल ऊपर की तरफ तो सरफेस, अगर ये आपके बाउल का सरफेस है, जैसे ये आपका बाउल है, ठीक है, मैं टेढ़ा करके दिखा रही हूँ ताकि नजर आ जाए। यहाँ पे पार्टिकल है, एक तो वो यूं यूं मूव कर सकता, ठीक है। ऐसी सूरत में जो आपके पास वेलोसिटी आएगी उसकी पार्टिकल की, ये जो वेलोसिटी है पार्टिकल की यूं और यूं, मैं ये जो है ना आपके ये पेन का एंड, ये पार्टिकल है। अब ये बाउल के अंदर यूं मूव कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल टेंजेंशियल टू द सरफेस होगी, ठीक है। v1 उसका नाम हमने दे दिया। ये भी पॉसिबल है कि पार्टिकल थोड़ा सा जंप करे, थोड़ा सा उठ जाए, ठीक है। ऊपर की तरफ तो उठ सकता है, अपवर्ड नॉर्मल की तरफ ये भी पॉसिबल वेलोसिटी है। अंदर की तरफ अगर हम कहेंगे कि पार्टिकल नीचे की तरफ चला जाए बाउल से, तो वो नहीं हो सकता क्योंकि बाउल के सरफेस ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है जी, वो इम्पॉसिबल है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो या तो v1 की तरह साथ साथ आए, वो पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम कहेंगे वो अंदर की तरफ चली जाए तो वो इम्पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट है। अगर v2 के अलोंग आपकी डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ v2 आ रही है, वो पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट है। ये हो सकता है कि थोड़ा सा पार्टिकल ऊपर उठ जाए, किसी वजह से उसको जर्क लगे, वो ऊपर की तरफ उठ जाए, वो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। हो नहीं रही है, हो सकती है। v1 के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो रही है, बाउल के अंदर ऐसे ऐसे पार्टिकल डिस्प्लेस कर रहा है, उसके लिहाज से वेलोसिटी भी आ रही है। ये पॉसिबल है कि किसी वजह से पार्टिकल, हो सकता है कि स्पीड की वजह से ही हल्का सा जर्क लगे, पार्टिकल ऊपर को उठे, वो पॉसिबल वेलोसिटी है। पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, सॉरी पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट है या वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, कि वो अज्यूम की जा सकती है, वो के हो नहीं रही। बाउल है, बाउल के अंदर पार्टिकल मूव कर रहा है, हो सकता है कि पार्टिकल इतना तेज हो कि किसी वजह से वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाए, वो पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट है। ऐसी डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं कि ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, ये कहें कि वो अंदर चला जाएगा, पियर्स कर लेगा बाउल को, वो क्लियरली इम्पॉसिबल है। तो हम कहेंगे जी अंदर की तरफ अगर कोई पार्टिकल चला जाए या उसकी डिस्प्लेसमेंट बाउल के नीचे की तरफ चली जाए, सरफेस के अंदर की तरफ चली जाए, वो नहीं हो सकती, वो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अच्छा जी, अगर हम कहते हैं कि ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को हम अज्यूम करते हैं कि ये डेल्टा प्राइम आर है, क्योंकि डेल्टा आर तो हम थोड़ा सा चेंज जो हो सकता है वो है, यानी जो ओरिजिनल हो वो है। वर्चुअल का क्या मतलब है? वर्चुअल का मतलब होता है ख्याली, पॉसिबिलिटी है लेकिन हो नहीं रहा। तो उसी लिहाज से आप इसकी तरफ आए वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की तरफ, कि इस डिस्प्लेसमेंट की पॉसिबिलिटी है लेकिन ये हो नहीं रही। ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट क्या है? ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट वही है कि पार्टिकल बाउल में है और यूं मूव कर रहा है। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? कि हो सकता है पार्टिकल थोड़ा सा उठ जाए, ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। नीचे की तरफ जाना वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकती। हम कहते हैं कि डेल्टा प्राइम आर जो है वो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम डेल्टा आर लेते हैं, डेल्टा आर थोड़ी सी हल्की सी ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट आती है, इसलिए हमने यहाँ पे डेल्टा प्राइम यूज किया। डेल्टा प्राइम आर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। तो ये डेल्टा प्राइम आर के टाइम्स v1 हो सकती है। v1 क्योंकि पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट है, हम कहते हैं के कांस्टेंट है,
ठीक है, डेल्टा प्राइम आर के v1 के बराबर, वेयर के इज अ कांस्टेंट। अच्छा, अब ये जो डेल्टा प्राइम आर है, जाहिर है आर के कंटेंट्स में थोड़ी सी चेंज है। आर आपका क्या है? आर आपका वही पुराना वाला पोजीशन वेक्टर है। आर आपका है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। जब डेल्टा अप्लाई करें इस आर पे, थोड़ी सी पॉसिबल चेंज क्या हो सकती है? ये हो सकता है कि थोड़ी सी पॉसिबल चेंज एक्स कोऑर्डिनेट में आ जाए, थोड़ी सी पॉसिबल चेंज वाई कोऑर्डिनेट में आ जाए, थोड़ी सी पॉसिबल चेंज जेड कोऑर्डिनेट में आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है। अब ये जो डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे प्लस डेल्टा जेड के है, ये क्योंकि वेलोसिटी के पैरेलल चेंज आ रही है, हमने क्या कहा था कि पॉसिबल वेलोसिटी के अलोंग ये चेंज है। पॉसिबल वेलोसिटी इस वक्त हमारे पास है v1, तो ये जो पॉसिबल वेलोसिटी के अलोंग चेंज है वो हमने कहा था डेल्टा प्राइम आर इक्वल टू के टाइम्स v1 है। अब हम v1 के कंटेंट्स इसमें पुट कर देते हैं, तो डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे प्लस डेल्टा जेड के इक्वल टू के टाइम्स, ये वाला के जो है ये कांस्टेंट है, के टाइम्स डी एक्स बाई डी टी आई प्लस डी वाई बाई डी टी जे प्लस डी जेड बाई डी टी के है। अब हम आगे क्या कर रहे हैं कि हमने आयत कंपोनेंट को आयत कंपोनेंट से कंपेयर करना है, जेथ को जेथ से कंपेयर करना है, केथ को केथ से कंपेयर करना है। वो क्या कहते हैं कि जी आप एप्पल को जब कंपेयर करेंगे तो आप एप्पल से ही कर सकते हैं, आप एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर नहीं कर सकते, आप एप्पल को बनाना से कंपेयर नहीं कर सकते। इसी तरह आप ऑरेंज को ऑरेंज से ही कंपेयर कर सकते हैं, आप ऑरेंज को किसी और फ्रूट या किसी और वेजिटेबल से कंपेयर नहीं कर सकते। तो जो आयत कंपोनेंट है उसको आप आयत कंपोनेंट से ही कंपेयर कर सकते हो, जेथ कंपोनेंट को जेथ कंपोनेंट से कंपेयर कर सकते हो, केथ कंपोनेंट को केथ कंपोनेंट से कंपेयर कर सकते हो। और ये असूल है वेक्टर कैलकुलस का। दो वेक्टर उस वक्त बराबर होते हैं, यहाँ पे आप देखें एक तरह से ये दो वेक्टर्स बराबर हैं, ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ये k टाइम्स v1 जो है ये भी आपका एक वेक्टर बन रहा है। ये दो वेक्टर्स हम कंपेयर कर रहे हैं। दो वेक्टर कब कंपेयर होते हैं, कब बराबर हो सकते हैं, इनके दरमियान ये इक्वलिटी साइन हमने लगाया हुआ है। कब इक्वल हो सकते हैं कि अगर उनका x कंपोनेंट भी बराबर हो, उनका y कंपोनेंट भी बराबर हो, उनका z कंपोनेंट भी बराबर हो। अब यहाँ पे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट है डेल्टा x, दूसरी साइड पे x कंपोनेंट क्या है k dx बाई dt। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट डेल्टा y है, यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट k dy बाई dt। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का तीसरा कंपोनेंट डेल्टा z है, यहाँ पे k dz बाई dt है। तो ये तीनों कंपोनेंट्स हमने i, j और k के एक्सेस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स के अलोंग जो भी उनके कोएफिशिएंट्स थे उनको कंपेयर किया। जब कंपेयर किया हमारे पास आ गया यहाँ से dx ओवर dt इक्वल टू डेल्टा x ओवर k, dy over dt is delta y over k and dz over dt is delta z over k। ये तीन क्वांटिटीज हमारे पास आ गई। अब हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन आई थी वो क्या आई थी? ये जो पार्टिकल के हिसाब से हमारे पास इक्वेशन बन रही थी वो ये बन रही थी डेल्टा फाई डॉट v1 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन। इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो आपके पास पार्शियल फाई बाई पार्शियल एक्स डी एक्स बाई डी टी प्लस पार्शियल फाई बाई पार्शियल वाई डी वाई बाई डी टी प्लस पार्शियल फाई बाई पार्शियल जेड डी जेड बाई डी टी इक्वल टू 0 आ गया। अब इसमें जो हमने v1 की कंपैरेटिव वैल्यूज थी वो पुट करनी है। डी एक्स बाई डी टी हमारे पास आ गया था डेल्टा एक्स बाई के के बराबर, वो हमने वैल्यू पुट कर दी। डी वाई बाई डी टी प्रीवियस वैल्यूज अगर हम देखें वहां से आया था डेल्टा वाई बाई के, और इस तरह डी जेड बाई डी टी हमारे पास डेल्टा जेड बाई के आया था। ये वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ से हम कॉमनली 1 ओवर के निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक मैं और ऐड कर देती हूँ स्टेप। 1 ओवर के टाइम्स हमारे पास आ गया पार्शियल फाई बाई पार्शियल एक्स डेल्टा एक्स प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल वाई डेल्टा वाई प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल जेड डेल्टा जेड इक्वल टू 0। अब k क्योंकि कांस्टेंट है, k से आप दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास ये इक्वेशन रह जाती है।
पार्शियल 5 बाय पार्शियल x डेल्टा x प्लस पार्शियल 5 बाय पार्शियल y डेल्टा y प्लस पार्शियल 5 बाय पार्शियल z डेल्टा z इक्वल टू 0, वेयर डेल्टा x डेल्टा y एंड डेल्टा z, ये भी हो सकता है कि ये बहुत छोटी क्वांटिटीज ना हो, कुछ बड़ी हो, तो लेकिन ये कि होंगी थोड़ी सी क्वांटिटीज। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कंस्ट्रेंट्स की तरफ। ये अभी हमने जो इक्वेशन निकाली है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकाली है कि जी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के साथ जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कैसी बन गई है। अब हम सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स की तरफ आ जाते हैं और हम कहते हैं उसके ऊपर के कंस्ट्रेंट्स लगा दी हैं हमने, यानी कि हम फाई को एज कंस्ट्रेंट अब ला रहे हैं कि अब पहले तो हमारे पास एक पार्टिकल था ना, और उसकी इक्वेशन हमने निकाली, उसके वर्चुअल वर्क के वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से हमने उसको मॉडिफाई कर लिया। अब हमारे पास एन पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल नहीं है। मैं वही स्पेस में आ गई हूँ दोबारा, वही x है मेरे पास, वही y है, वही z है। यहाँ पे n पार्टिकल्स हैं, p1, p2, p3 एंड सो ऑन, ये pn n पार्टिकल्स हैं। अब n पार्टिकल्स के हिसाब से सिस्टम की इक्वेशन क्या बनेगी। वहाँ पे तो हमारे पास एक कंस्ट्रेंट था कि हमारे पास बाउल था, बाउल का सरफेस था, सरफेस इक्वेशन जो है वो हमारी कंस्ट्रेंट इक्वेशन बन गई थी कि वो जो पार्टिकल है वो बाउल के सरफेस के ऊपर ही मूव कर रहा है। वो इनफैक्ट उस तरह का प्रॉपर कंस्ट्रेंट नहीं था, लेकिन इम्प्रॉपरली वो कंस्ट्रेंट ही था कि वो अंदर की तरफ तो नहीं जा सकता फ्री पार्टिकल। अब हम कहते हैं n पार्टिकल्स हैं और इसके ऊपर k कंस्ट्रेंट्स हैं, और ये जो k कंस्ट्रेंट्स हैं इनको हम शो करते हैं फाई j से, ठीक है। और क्योंकि n पार्टिकल हैं तो हम जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो 3 है, हर पार्टिकल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। तो अब ये जो फाइज हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, ये तमाम के तमाम पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके ऊपर अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जांपल p1 के कोऑर्डिनेट्स, जो p1 की पोजीशन को डिस्क्राइब करें वो है x1, y1, z1। उसके बाद p2 के कोऑर्डिनेट्स के ऊपर भी ये कंस्ट्रेंट अप्लाई हो सकता है, x2, y2, z2 एंड सो ऑन। pn के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे xn, yn, zn। इन सब पे ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन जो है, कंस्ट्रेंट फंक्शन जो है वो अप्लाई हो रहा है, और ये फंक्शन क्या है, फाई j। और हम कहते हैं कि ये जो n पार्टिकल्स हैं उसके सिस्टम के ऊपर k कंस्ट्रेंट्स लगे हैं, j जो है वो 1 से लेके k तक वेरी कर रहा है। अब अगर ये सारे के सारे x1, y1, z1, x2, y2, z2 एंड सो ऑन, xn, yn, zn, ये सारे के सारे हमारे पार्टिकल्स की पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इसके अंदर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है। पहले पार्टिकल के पहले कोऑर्डिनेट में भी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, डेल्टा x1। इस कोऑर्डिनेट की वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डेल्टा y1 होगी। थर्ड कोऑर्डिनेट की डेल्टा z1 होगी। दूसरे पार्टिकल के फर्स्ट कोऑर्डिनेट में वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो पॉसिबल है डेल्टा x2 है, दूसरे कोऑर्डिनेट के अंदर डेल्टा y2 है, तीसरे कोऑर्डिनेट में डेल्टा z2 है, और इसी तरह nth पार्टिकल के तीनों कोऑर्डिनेट्स में भी डिस्प्लेसमेंट मुमकिन है, जो डेल्टा xn, डेल्टा yn और डेल्टा zn, ठीक। तो ये हमारे पास वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट्स हो गई, जो यानी कि पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट्स हैं। अब ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द सिस्टम है, और ये किस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करेंगी, ये वही रिलेशनशिप है जो हमने सिंगल पार्टिकल में फॉर्मुलेट किया था। ये आप देखिए, ये वाला, ये इक्वेशन जरा देखिए, ये एक पार्टिकल के लिए है, ठीक है। अब अगर एक से ज्यादा पार्टिकल्स हैं तो हम उसकी तरफ आए हैं। यहाँ पे उसका पहला कोऑर्डिनेट पहले पार्टिकल का x1 था, तो डेल्टा x1 आ गया। दूसरे कोऑर्डिनेट पार्टिकल का पहला x कोऑर्डिनेट x2 था, तो x2 आ जाएगा एंड सो ऑन xn तक, यहाँ पे आ जाएंगी टर्म्स। फिर n y कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से टर्म्स आएंगी और n z कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से टर्म्स आएंगी। तो अब कंस्ट्रेंट इक्वेशंस हमारे पास कैसी आ रही हैं, पार्शियल xj बाय पार्शियल x1 डेल्टा x1 प्लस पार्शियल xj बाय पार्शियल y1 डेल्टा y1 प्लस पार्शियल xj बाय पार्शियल z1 डेल्टा z1 प्लस सो ऑन प्लस पार्शियल xj बाय पार्शियल xn डेल्टा xn प्लस पार्शियल xj बाय पार्शियल yn डेल्टा yn प्लस पार्शियल
सॉरी फाई जे बाई पार्शियल जेड एन डेल्टा जेड एन इक्वल टू 0, और यहाँ पे भी जे वेरी कर रहा है 1 2 से लेके के तक, क्योंकि हमारे पास के कंस्ट्रेंट है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये डेल्टा x1 डेल्टा x2 बहुत ही छोटी क्वांटिटीज़ हों। बहुत छोटी क्वांटिटीज से हमारा क्या मुराद हो सकती है, 10 रेज़ टू पावर -10 वाली क्वांटिटीज, इतनी छोटी, या 10 रेज़ टू पावर -100 जितनी क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी हो सकती है। लेकिन अब ये कि चीज़ के छोटे या बड़े होने का किस पे डिपेंड करता है, उस चीज़ पे जिसके साथ कंपेयर किया जाए। मिसाल के तौर पे अगर आप एक हाथी के साथ एक चूंटी का कंपैरिजन करते हैं तो चूंटी को आप वेरी स्मॉल कह सकते हैं, लेकिन यही अगर आप एक लेडी बर्ड के साथ एक चूंटी का कंपैरिजन करते हैं तो चूंटी जो है वो स्मॉल क्वांटिटी नहीं है। लेडी बर्ड के लिहाज से चूंटी इतनी स्मॉल नहीं है। आप एक आंट का और एक कैटरपिलर का मुआवजा करते हैं तो कैटरपिलर के लिहाज से आंट इज नॉट टू स्मॉल। तो यहाँ पे भी डिपेंड करता है कि वो कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं, वो कोऑर्डिनेट्स मीटर में हैं, वो कोऑर्डिनेट्स किलोमीटर्स में हैं या किस में हैं। तो उसके लिहाज से ये जो डेल्टा क्वांटिटीज हैं दे नीड नॉट टू बी वेरी वेरी स्मॉल। अच्छा जी, अब हम कहते हैं कि एक इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट एक बहुत ही माइनर सी डिस्प्लेसमेंट, और हम कहते हैं कि ये इतनी छोटी डिस्प्लेसमेंट है, इतनी छोटी डिस्प्लेसमेंट है कि ये जो वर्चुअल हमारे पास डिस्प्लेसमेंट्स आ रही हैं कौन सी हैं, डेल्टा x1 है, डेल्टा y1 है, डेल्टा z1, डेल्टा x2, डेल्टा y2, डेल्टा z2 एंड सो ऑन, डेल्टा xn, डेल्टा y एंड डेल्टा zn, ये इतनी छोटी हैं कि इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट है ना, बहुत ही माइनर से डिस्प्लेसमेंट है, बिल्कुल थोड़ा सा हिला है, हल्का सा जर्क लगा, इतनी छोटी हैं कि उनके स्क्वायर्स और उनकी हायर पावर्स जो हैं वो निगलेक्ट हो सकती हैं। ये अभी हमारी सपोजिशन है, एक नई सपोजिशन है, क्योंकि अभी हमने बात की है कि ये जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है लाजमी नहीं कि ये इतनी छोटी हो, लेकिन इस वक्त जो हम सपोज कर रहे हैं, हम सपोज ये कर रहे हैं कि ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इतनी छोटी है कि जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं उसका जो स्क्वायर हो या उसकी हायर पावर जो है वो हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा, आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट जो भी कंस्ट्रेंट इक्वेशंस हैं, अब हमने कहा था कि जी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या है कि जब वो कंस्ट्रेंट की इक्वेशन में आए तो इक्वेशन जो है वो सेम रहेगी। एक ऐसी डिस्प्लेसमेंट है कि जो कंस्ट्रेंट्स उसको ओबे करते हैं, कंस्ट्रेंट के अंदर आ जाएगी, कंस्ट्रेंट विल रिमेन अनचेंज। अब हमारा कंस्ट्रेंट क्या था, हमारा कंस्ट्रेंट था फाई ऑफ x1 y1 z1 x2 y2 z2 एंड सो ऑन xn yn zn इक्वल टू 0। अब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुई है इन ऑल द कोऑर्डिनेट्स, हमने ये अज्यूम किया कि बहुत ही थोड़ी सी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुई, तो हमारे पास चेंज क्या आया है इन इक्वेशंस में, सॉरी फाई जे है, जे 1 से लेके के तक कंस्ट्रेंट इक्वेशन में। अब जो डिस्प्लेसमेंट के बाद हमने कहा है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट वो डिस्प्लेसमेंट है जो कंस्ट्रेंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि x1 की बजाय x1 प्लस डेल्टा x1 लगा दें, y1 की बजाय y1 प्लस डेल्टा y1 लगा दें, z1 की बजाय z1 प्लस डेल्टा z1 लगा दें, और इसी तरह चलते जाएं, xn की बजाय xn प्लस डेल्टा xn लगा दें, yn की बजाय yn प्लस डेल्टा yn लगा दें, और zn की बजाय zn प्लस डेल्टा zn लगा दें, तो हमारी कंस्ट्रेंट इक्वेशन चेंज नहीं होगी, वो इक्वल टू 0 ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा खास। ये आपकी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की स्पेसिफिकनेस है, उसकी खूबी है, प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब कंस्ट्रेंट इक्वेशन हमारी चेंज हुई वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से और ये बन गई। अब इसको हम टेलर सीरीज से इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। टेलर सीरीज से कैसे एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ कि अगर आप टेलर सीरीज, एक फंक्शन है आपका f x y, ठीक है, इसके अंदर हम लेते हैं f x प्लस डेल्टा एक्स वाई, इसको हम टेलर सीरीज से एक्सपेंड करें तो कैसे करेंगे, उसका तरीका ये है कि ये f x y ले लेते हैं प्लस पार्शियल f बाय पार्शियल x इंटू
डेल्टा एक्स लेते हैं प्लस ये आ गया जिसकी एक्सपेंशन। और अगर y के अंदर भी थोड़ी सी चेंज हो तो फिर टेलर कहता है कि जी पार्शियल f बाय पार्शियल y, डेल्टा y भी इंक्लूड करो, फिर प्लस पार्शियल स्क्वायर f बाय पार्शियल x स्क्वायर, डेल्टा x का स्क्वायर साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस पार्शियल स्क्वायर f बाय पार्शियल y स्क्वायर, डेल्टा y का स्क्वायर साथ में आ जाएगा एंड सो ऑन। इस तरह से ये चलेगा और ये सीरीज लंबी होती जाएगी, चलती जाएगी। उसी लिहाज से हम ले रहे हैं कि जी हम इस सारे फंक्शन को जो 3n कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन है इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ x1 y1 z1 एंड सो ऑन xn yn zn, प्लस ये जो चेंज आ रहा है फाई जे में विद रिस्पेक्ट टू x1 इंटू डेल्टा x1, प्लस पार्शियल फाई जे बाय पार्शियल y1 इंटू डेल्टा y1 प्लस सो ऑन। ये सारे कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर चेंज हमने लिख लिया, प्लस अब जाहिर है सेकंड ऑर्डर चेंज आगे आएगा, फिर थर्ड ऑर्डर आएगा और इस तरह ये सीरीज चलती जाएगी और ये सारी इक्वल टू 0 होगी। अब अगली बात ये कि हम कहते हैं कि जी डेल्टा x1, डेल्टा y1, डेल्टा z1 इतने छोटे हैं कि इनके स्क्वायर और इनकी हायर पावर्स को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम निगलेक्ट कर सकते हैं इसकी हायर पावर को तो उसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जाके ये सीरीज कट ऑफ हो जाएगी और ये बाकी सारा जो है ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इसका मतलब ये है कि आपका जो फाई जे है x1 प्लस डेल्टा x1 y1 प्लस डेल्टा y1 z1 प्लस डेल्टा z1, या इधर से फाई जे ही देखो, फाई जे जो आपका आ गया है वो फाई जे प्लस दिस थिंग के बराबर है और ये स्मॉल है, बहुत स्मॉल है और ये सारी की सारी इक्वल टू 0 हो जाएंगी। वजह क्या है, वजह ये है कि एक तो ये कि ये सारी स्क्वायर और हायर पावर्स ये 0 हो गए, दूसरा ये चीज़ हमने ली तो ये जो आपकी चीज़ है, ये जो आप पीछे देख सकते हो यहाँ से ये चीज़ 0 हो गई, ठीक है। ये वाली जो इक्वेशन है ये बता रही है कि आपकी ये सारी चीज़ 0 और ये तो ऑलरेडी 0 ही है, तो ये सारी की सारी टर्म यानी फाई जे के अंदर अगर हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट्स ऐड कर रहे हैं तो ये सारी की सारी टर्म 0 हो गई। इसका मतलब ये कि कोऑर्डिनेट ऑफ द सिस्टम आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेटिस्फाई करते हैं कंस्ट्रेंट्स को, और ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की यूजुअल डेफिनेशन है कि थोड़ी सी छोटी सी डिस्प्लेसमेंट हो तो वो कंपैटिबल विद द कंस्ट्रेंट हो जाएगी। अब यहाँ पे ये नोटिस करें कि अगर आपके पास सिस्टम है फाई जे जो कि 3n कोऑर्डिनेट्स का सिस्टम है, कंस्ट्रेंट इक्वेशंस हैं, वो सेटिस्फाई हो जाती हैं अगर हम डेल x1, डेल y1, डेल्टा z1 एंड सो ऑन, डेल्टा xn, डेल्टा yn, डेल्टा zn की बजाय इनकी नेगेशंस भी सब्स्टिट्यूट करें, उसको भी एज वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट यूज। वो इसलिए कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट यहाँ तो ऊपर हो सकती है या नीचे हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर अब हमने जो एग्जांपल ली थी, एग्जांपल में हमने क्या किया था, हमने एक हॉलो बाउल लिया और हमने कहा कि ये जो पार्टिकल है इसकी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, पार्टिकल ऊपर जा सकता है, उसको हम डेल्टा एक्स कहते हैं। ये भी हो सकता है कि हम कहेंगे जी सरफेस पे, इनर सरफेस पे तो नहीं, पार्टिकल जो है वो बाउल के आउटर सरफेस पे मूव कर रहा है। अब अगर इनर सरफेस की तरफ जाने वाली जो है डिस्प्लेसमेंट वो डेल्टा एक्स है तो आउटर सरफेस की तरफ माइनस डेल्टा एक्स होगी इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट। और अगर आप फाई जे आपके पास कंस्ट्रेंट है उसमें x प्लस डेल्टा एक्स की बजाय आप फाई जे x माइनस डेल्टा एक्स के हिसाब से भी लो तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी। यहाँ पे अब हम नेक्स्ट यूज करते हैं, लेट मी अरेज ऑल द फोर, कि जी अगर हम कहते हैं कि जी ये माइनस डेल्टा x1 माइनस डेल्टा y1 माइनस डेल्टा z1 एंड सो ऑन माइनस डेल्टा xn माइनस डेल्टा yn माइनस डेल्टा zn, ये सारी की सारी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट्स हैं। तो टेलर सीरीज जब हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस की बजाय माइनस आ जाएगा, इधर भी माइनस आ जाएगा,
इधर भी माइनस आ जाएगा, इधर भी माइनस आ जाएगा, इधर भी माइनस आ जाएगा और इधर भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से ये वाला सारा प्लस जो है ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये चीज ड्यू टू द मेजर जो स्टार्ट का है, हमने जो अज्यूम की थी, हमारी जो एजम्पशन है उसके हवाले से ये चीज इक्वल टू 0 है। ये चीज जो हमने निकाली थी कि जी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ऑफ द सरफेस इनटू डेल्टा आर, उसकी वजह से ये 0 हो जाएगी, ये जो अभी हमने प्रीवियस इक्वेशन निकाली है। अब बाकी टर्म्स को तो वैसे ही हम 0 ले रहे हैं, ये निगलेक्टेड है और आंसर फिर आपका 0 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि जो भी हम थोड़ी सी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट के अंदर, हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एक स्मॉल इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट एज अ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, तो वो कंस्ट्रेंट इक्वेशंस पे कोई भी असर नहीं डालती। ये आम जो है इन वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के बाद भी इक्वेशंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज एन ऑटोमेटिकली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंपैटिबल विद द कंस्ट्रेंट्स। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट होती है जो कि कंस्ट्रेंट्स इक्वेशन को उसी तरह फॉलो करती है, कंस्ट्रेंट्स उसकी वजह से चेंज नहीं होते, चाहे अब ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो चाहे ये नेगेटिव हो, इसको हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है। अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसी है, हमने इस डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या क्या पढ़ा, अब इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी डिस्प्लेसमेंट है जो पॉसिबल वेलोसिटी के अलोंग हो सकती है। ठीक है, और ये ऐसी डिस्प्लेसमेंट है जो k टाइम्स v1 के बराबर होगी। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि xi प्लस yj प्लस zk ये पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल को शो कर रहे हैं, तो ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो है वो डेल्टा xi प्लस डेल्टा yj प्लस डेल्टा zk होगी, which is equals to constant time velocity of the particle, the possible velocity of the particle। possible velocity के along है, magnitude इसका जितना भी हो, छोटा भी हो सकता है, जैसा भी हो सकता है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने ये कोऑर्डिनेट्स लिए, कोऑर्डिनेट्स की इक्वेशन ली है, कंस्ट्रेंट्स इक्वेशंस ली हैं। कंस्ट्रेंट्स इक्वेशन में हमने ये जो वर्चुअल डिस्प्लेस्ड कोऑर्डिनेट्स हैं इनको पुट किया। जब हमने इनको पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे पास आंसर ये आया कि कंस्ट्रेंट इक्वेशन हमारी फुली सेटिस्फाई हो गई, और ये हमने टेलर सीरीज देखी। हमने एग्जांपल के तौर पे एक छोटी सी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ली, बहुत ही छोटी सी, इतनी माइनर कि जब कोऑर्डिनेट्स जो भी हैं उसके अंदर जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट आ रही है, डिस्प्लेसमेंट और इन द कोऑर्डिनेट और उसके स्क्वायर्स और हायर पावर्स जो हैं, डिस्प्लेसमेंट को तो नहीं हम कह सकते कि ये 0 हो जाए, लेकिन उसके स्क्वायर्स और उनके हायर पावर जो हैं वो 0 हो जाते हैं। जब वो 0 हो जाते हैं तो उसको हम कंस्ट्रेंट इक्वेशन में रख रहे हैं। उसके बाद टेलर सीरीज से उस कंस्ट्रेंट इक्वेशन को हमने खोला। जब खोला तो हमारे पास आंसर क्या आया कि अगर हम वर्चुअली डिस्प्लेस्ड कोऑर्डिनेट्स को भी कंस्ट्रेंट इक्वेशन में रखें तो हमारी कंस्ट्रेंट इक्वेशंस फुली सेटिस्फाई होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो है वो कंपैटिबल है विद द कंस्ट्रेंट्स, और ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इन ऑल द केसेस दे विल सेटिस्फाई द कंस्ट्रेंट्स। अब आगे आ गया हमारा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लेट Fi बी द एक्टिंग फोर्स इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। हम कहते हैं कि एक हमारे पास पार्टिकल है, पार्टिकल का सिस्टम है, n पार्टिकल्स हैं, Pi i इक्वल टू 1 to n, और हम कहते हैं कि उसके ऊपर फोर्स लग रही है, हर Pi हर पार्टिकल पे, हर ith पार्टिकल पे एक फोर्स लग रही है Fi, और वो फोर्स उसके अंदर फ्रिक्शन नहीं है, इस पूरे सिस्टम में फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं है, फ्रिक्शन को हमने एक्सक्लूड कर दिया। फोर्स हम कहते हैं Fi है, i इक्वल टू 1 to n, n फोर्सेस लग रही हैं, किन पे लग रही हैं, n पार्टिकल्स पे, Pi's पे, i इक्वल टू 1 to n, और उसके अंदर कुछ कंस्ट्रेंट्स भी इन्वॉल्व हैं। कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से ये कंस्ट्रेंट फोर्सेस हैं Fi's, बिकॉज ऑफ विच देयर अराइज फोर्सेस ऑफ रिएक्शन। अब ये जो कंस्ट्रेंट्स अप्लाई हो रहे हैं Pi's पे, उसकी वजह से कुछ रिएक्शन भी आ रहा है। क्यों? इसलिए कि न्यूटन का थर्ड लॉ है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन।
कंस्ट्रेंट फोर्सेस जो हैं वो पार्टिकल्स पे अप्लाई हो रही हैं। इस कॉर्नर पे मैं बना देती हूँ, ये जी आपका सिस्टम है, ये n पार्टिकल्स आ जाएंगे, P1 P2 एंड सो ऑन Pn तक। ये हम कहते हैं कि कंस्ट्रेंट फोर्सेस हैं, Fn है, P1 पे F1 है, P2 पे F2 है। अच्छा, अब अगर ये फोर्स अप्लाई हो रही है तो इन रिएक्शन कोई ना कोई रिएक्टिव फोर्स भी होगी, उसको मैं दे देती हूँ R1 का नाम, कि ये F1 है तो इसके ऊपर रिएक्शन जो है वो R1 है, F2 के ऊपर रिएक्शन जो है वो R2 कहलाता है, Fn पे रिएक्शन जो है वो Rn है। ठीक है, ये रिएक्टिव फोर्सेस हैं। अब एक्टिंग फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन है वो एक वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगी। एक्टिंग फोर्सेस की वजह से जो भी वर्क डन हुआ है वो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। इस वर्क डन को हम कहते हैं कि ये वर्चुअल वर्क है। तो वर्चुअल वर्क है क्या? वर्क डन बाय द एक्टिंग फोर्सेस एज ए वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द वर्चुअल वर्क। अब हम आ जाते हैं वर्चुअल वर्क की तरफ, कि हम उसी तरह एक सिस्टम ले रहे हैं, सिस्टम के अंदर हम n पार्टिकल्स ले रहे हैं, P1 P2 P3 एंड सो ऑन Pn, और उसके ऊपर हम कहते हैं कि फोर्सेस एक्ट हो रही हैं F1 F2 F3 एंड सो ऑन Fn, उनके रिएक्शंस भी हैं R1 R2 R3 एंड सो ऑन Rn। अगर फोर्सेस और उनके रिएक्शन मौजूद हैं तो Fi प्लस Ri इक्वल टू 0 होगा फॉर I इक्वल टू 1 to n, because every action has an equal and opposite reaction. So the action of force plus the action of reaction would lead to 0 on every particle. अच्छा जी, अब हम आ रहे हैं वर्चुअल वर्क की तरफ, कि जी वर्चुअल वर्क कैसे, उसकी इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे। हम कहते हैं कि जी डेल्टा आर आई जो है वो आर्बिट्रेरी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है किसी भी पार्टिकल की। अब वही बात के n पार्टिकल्स हैं हमारे पास सिस्टम में, पार्टिकल्स कौन से हैं, पी आई आई इक्वल टू 1 to n, और हर पार्टिकल जो है इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्टिंग एंड रिएक्टिंग फोर्सेस। एक्टिंग फोर्सेस कौन सी हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, रिएक्टिंग फोर्सेस आर्स हैं। तो हर पार्टिकल जो है वो कोई ना कोई आर्बिट्रेरी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट शो करता है। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्योंकि स्पेस में हो रही है, इट कैन बी इन एक्स कोऑर्डिनेट, इट कैन बी इन वाई कोऑर्डिनेट, इट कैन बी इन जेड कोऑर्डिनेट, तो हम इन तीनों में से कोई भी इग्नोर नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि कोई भी पार्टिकल है उसकी पोजीशन वेक्टर है आर आई, डेल्टा आर आई उसमें चेंज है, कि डेल्टा आर आई किसके बराबर है, डेल्टा एक्स आई, डेल्टा वाई आई, डेल्टा जेड आई के बराबर है, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो वर्क डन बाय सिस्टम क्या हो गया, हम अगर लें जी समेशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई प्लस आर आई डॉट डेल्टा आर आई, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों, रीजन क्या है, इसलिए कि एफ आई प्लस आर आई इक्वल टू 0 है। तो टोटल वर्क डन बाय द फोर्सेस ऑन द सिस्टम इन दिस वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज 0। हर एफ आई प्लस आर आई, F1 प्लस R1 0 के बराबर है, F2 प्लस R2 0 के बराबर है। टोटल वर्क डन अगर हम देखें बाय द फोर्सेस किसके बराबर है, कि टोटल फोर्सेस इनटू द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, सम ऑफ द फोर्सेस इनटू वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। वो अब हम हर पार्टिकल का लेंगे, यानी पहले पार्टिकल के लिए आपके पास क्या आएगा, मैं टॉप पे लिख रही हूँ, पहले पार्टिकल के लिए हमारे पास आएगा F1 प्लस R1, ये फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, इसकी वजह से वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा R1 आ रही है, प्लस F2 प्लस R2, इसकी वजह से वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा R2 आ रही है। ये फोर्सेस हैं, एक्टिंग और रिएक्टिंग फोर्सेस, और इसी तरह आखिरी पार्टिकल के ऊपर जो एक्टिंग फोर्स है वो Fn है, रिएक्टिंग फोर्स Rn है, और जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा Rn है। और ये सारी आप देखें तो 0 प्लस 0 प्लस सोन प्लस 0 हो गई, इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि समेशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई प्लस आर आई डॉट डेल्टा आर आई इक्वल टू 0 है।
यहाँ ये आई लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि समेशन आ गया। अच्छा, अब डेल्टा डब्ल्यू वो किसके बराबर होगा? डब्ल्यू आपका था एफ डॉट आर के, फोर्स इनटू पोजीशन वेक्टर। वर्चुअल वर्क किसके बराबर होगा? जाहिर है फोर्स में तो वर्चुअल कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, फोर्स तो नहीं चेंज हुई, फोर्स तो उतनी की उतनी रही है। एफ डॉट डेल्टा आर, ये हो गया डेल्टा डब्ल्यू। और क्योंकि ये डेल्टा डब्ल्यू जो है हमारे पास एन फोर्सेस हैं, एन पार्टिकल्स पे एक्ट कर रही हैं और एन पार्टिकल्स की एन डिस्प्लेसमेंट्स हैं, और ये जो एन डिस्प्लेसमेंट्स हैं इनको हम डेल्टा एक्स आई, डेल्टा वाई आई, डेल्टा जेड आई फॉर्म में शो कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक समेशन साइन आ जाएगा, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एफ आई डॉट डेल्टा आर। तो डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर है? समेशन आई इज फ्रॉम 1 to n एफ आई डॉट डेल्टा आर आई, जो बराबर है समेशन आई इज फ्रॉम 1 to n reacting forces Ri into delta Ri, where delta W is the virtual work by the acting forces on the system. ये reacting forces की वजह से नहीं है, ये सिर्फ acting forces की वजह से virtual work होता। अब अगर हम देखें तो work done on the reaction forces in the absence of friction, जाहिर है greater than equal to 0 ही होगा, जो भी वर्क डन होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि डेल्टा आर आई जो है माइनस डेल्टा आर आई, वो भी तो डिस्प्लेसमेंट्स हैं। अगर हम इस वाली इक्वेशन में, इसको मैं स्टार इक्वेशन का नाम देती हूँ, स्टार इक्वेशन में डेल्टा आर आई की बजाय माइनस डेल्टा आर आई पुट करेंगे तो तब भी तो टोटल वर्क डन हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा, या 0 से ज़्यादा। वर्क डन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, चाहे वो वर्चुअली क्यों ना हो। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की वजह से रिएक्टिंग फोर्सेस का वर्क डन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर डेल्टा आर आई की बजाय आप माइनस डेल्टा आर आई पुट कर दो तो क्या होगा? समेशन आई इक्वल टू 1 to n आर आई डॉट डेल्टा आर आई लेस देन इक्वल टू 0। इसको मैं डबल स्टेरिक का नाम दे दूंगी, डबल स्टार। अब इक्वेशन स्टार और डबल स्टार से हमें क्या हासिल हो रहा है? हमें ये पता चल रहा है कि समेशन आई इज फ्रॉम 1 to n आर आई डॉट डेल्टा आर आई 0 के बराबर है, और thus the virtual work by the forces is equals to 0। यहाँ से हमारे पास क्या है कि virtual work done by the forces is 0। अब इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन में तो इसका मतलब ये हमारे पास आ गया, जो प्रीवियस इक्वेशन थी इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट करें तो डेल्टा डब्ल्यू आपके पास 0 आ गया, और इसका मतलब ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन द वर्चुअल वर्क ऑफ द एक्टिंग फोर्सेस इट मस्ट बी 0। अगर कोई भी होलोनोमिक क्लेरोनोमिक सिस्टम हो और उसमें बाइलेटरल कंस्ट्रेंट्स हो तो वो इक्विलिब्रियम में कब रहेगा? कि अगर फ्रिक्शन नहीं है तो वर्चुअल वर्क ऑफ द एक्टिंग फोर्सेस इट मस्ट बी 0, तो तभी ये इक्विलिब्रियम में होगा। इसको हम कहते हैं कि ये प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क है। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, और इसकी एग्जांपल मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह लेक्चर में आपको कराऊंगी जिससे इसकी एप्लीकेशन आपको वाज़ेह होगी। आज के लेक्चर में हमने क्या किया? हमने सबसे पहले तो देखा है जी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हमने देखा कि ये पॉसिबल वेलोसिटी के अलोंग जो छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है वो हो सकती है, और ये ऐसी डिस्प्लेसमेंट है जो अंडर द कंस्ट्रेंट बड़े आराम से हो सकती है, थोड़ी सी चेंज आनी है और उसको हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो वर्क डन होता है, यानी ऐसा काम जो एक्टिंग फोर्सेस की तरफ से, एक्टिंग फोर्सेस हैं, पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के ऊपर कुछ फोर्स एक्ट कर रही हैं। अब फोर्स के एक्शन और रिएक्शन के बायस जो वर्चुअल वर्क डन बाय द पार्टिकल्स है, जो भी काम हो रहा है, जो भी वर्क हमें शो हो रहा है वो वर्चुअल वर्क कहलाता है। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगी कि जी वर्चुअल वर्क की एग्जांपल्स कौन सी हैं।